गौरी नहीं, डाउरी। दहेज को इंग्लिश में डाउरी बोला जाता है, ठीक है। तो दहेज की बात करनी है, तो सबसे पहले तो दहेज जो है इसको डिफाइन कर लेंगे, आखिर ये है क्या, किस बला का नाम है, ठीक है। तो आप में से कोई बताएगा जो क्लियर डेफिनेशन दे दे? आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो मैं हूं ही बताने के लिए। आप बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। कोई है? आखिर दहेज क्या है, किसको आप दहेज कहेंगे? हाँ हाँ बोलो। हाँ, ए शर्मा है, शादी का नाम लिया फिर गर्दन नीचे कर ली। शादी के टाइम पर लड़की वाला दिए जाने वाला उपहार और बताओ, और बताइए। और हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या? ये दहेज नहीं, ऐसे नहीं, ये तो आप उसके अलग अलग पार्ट बता रहे हैं, अलग अलग जो है तरीके बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ दहेज को डिफाइन कीजिए कि हम इसको दहेज कह सकते हैं, इसको डॉली कहेंगे। आपके माइंड में क्या है, एक पूर्वाग्रह है, जंक्शन बना हुआ है कि दहेज को नेगेटिव सेंस में डिफाइन करना है। तो ये पूर्वाग्रह छोड़िए, आप सिर्फ डिफाइन कर लीजिए कि हाँ ये दहेज होगा। विवाह के समय पक्ष द्वारा हर पक्ष को दिए जाने वाला उपहार, धन, सीधे बोल दिए धन संपत्ति, सीधे बोलिए धन संपत्ति। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के दौरान या उसके बाद वधू जो है अपने पैतृक परिवार से, ठीक है, वधू अपने पैतृक परिवार से जो धन संपत्ति अपने पति के घर लाती है, जो धन संपत्ति अपने पति के घर लाती है, कहां से लाती है? अपने पैतृक परिवार से, ठीक है। कब? शादी के दौरान या शादी के बाद, उसी को क्या बोलेंगे? दहेज। तो शादी के दौरान या उसके बाद, या उसके बाद, शादी के दौरान या उसके बाद वधू पैतृक परिवार से वधू पैतृक परिवार से क्या लाती है? जो धन संपत्ति जो धन संपत्ति कहाँ लाती है? अपने पति के घर लाती है, अपने पति के घर लाती है, उसको हम दहेज बोलेंगे। शादी के दौरान या उसके बाद वधू पैतृक परिवार से जो धन संपत्ति अपने पति के घर लाती है उसको दहेज बोलेंगे। फिर कन्यादान क्या होगा? फिर कन्यादान क्या होता है? अगर ये दहेज है तो कन्यादान क्या होता है? ठीक है, कन्यादान, ठीक है। इंग्लिश में दहेज को डॉरी और कन्यादान को कन्यादान ही, ठीक है। तो बताइए फिर कन्यादान क्या होता है?
पिता के द्वारा अपनी, आपने पता कि हालांकि पिता के द्वारा अपनी पत्नी का, हाँ चलो, और कोई हो तो बताओ, बताइए। आप लोग बताओ, कुछ तो सोच के बताओ कि कन्यादान क्या होता है। कि अक्सर बोला जाता है कि आप सिर्फ कन्या दान कर देना। इससे वैदिक काल में बताया गया कि वैदिक काल के अनुसार कि जब कन्या को वर के हाथों सौंपा जाता था, ठीक है, वैदिक काल में इसको डिफाइन किया गया। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो जब कन्या को वर के हाथों सौंपा जाता था कि देखिए हम अपनी बेटी, अपनी कन्या आपको सौंप रहे हैं, ये प्रथा रही, उसी को बोला जाता था कन्या दान। एक कन्यादान जो है पूर्ण कब माना जाता था? अगर मान लीजिए कि ऋग्वेद में स्पष्ट किया इसके बारे में कि यदि कन्या को कोई उपहार नहीं दिया जाता था तो वो कन्यादान अपूर्ण माना जाता था। अगर कन्या को कोई उपहार नहीं दिया जाता था तो कन्यादान अपूर्ण माना जाता था। ये ऋग्वेद में बताया गया। यदि जब कन्या को कोई उपहार नहीं दिया जाता था तो कन्यादान अपूर्ण माना जाता था। इसका मतलब क्या है कि उपहार देना वो जरूरी था। कन्या तो आपने दी, वर को सौंपी, उसके साथ साथ उपहार भी देना जरूरी था। ऐसा ऋग्वेद और वैदिक काल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आती है, आपने सुना होगा, वर दक्षिणा। तीसरी चीज यहां लिख लेते हैं, वर दक्षिणा। जैसे गुरु दक्षिणा की अगर बात करें तो गुरु से लेते थे कुछ चीज या गुरु को सौंपते थे? वो कह रहा गुरु से लेते थे। तो इसी तरह से वर दक्षिणा में क्या होगा, वर को सौंपी जाएगी कुछ चीजें, वर से ली जाएगी, ठीक है। तो दरअसल वर दक्षिणा का जो एक प्रथा थी, इसमें क्या था कि जो कन्या के माता पिता स्नेहवश, मतलब ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती उनके साथ हो रहा है, स्नेहवश वर को स्वेच्छा से उपहार दिया करते थे। वर दक्षिणा के तहत क्या है, कन्या के माता पिता स्नेहवश वर को स्वेच्छा से उपहार दिया करते थे। कन्या के माता पिता स्नेहवश, मतलब प्रेम पूर्वक वर को
स्वेच्छा से उपहार दिया करते थे। इसी को बोला जाता था वरदक्षिणा। वरदक्षिणा मतलब कि कन्या के माता पिता वो प्रेम पूर्वक या इसने बस वर को स्वेच्छा से उपहार दिया करते थे। वर और वधु को मतलब समझ रहे हो ना? वर मतलब लड़के से और वधु मतलब वो लड़की से है, ठीक है। इसमें एक ये वादा भी और होता था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मान लीजिए तलाक होता है, तलाक की सिचुएशन आ जाती है, तलाक हो या फिर असमय जो है पति की मृत्यु हो जाती है, तो इन कंडीशन में जो वरदक्षिणा मिली थी उस वर को, तो वो सारी की सारी वापस करनी होती थी उस कन्या को, ठीक है। तो तलाक या पति की मृत्यु की स्थिति में तलाक या पति की मृत्यु की स्थिति में यह उपहार, उपहार कौन सा? वो वरदक्षिणा, ठीक है। यह है उपहार लड़की को वापस करना होता था। लड़की को वापस करना होता था। आप देखोगे कि शुरुआती तौर में अगर हम दहेज की बात करें तो दहेज वो धनवान जो व्यक्ति हैं उनमें, व्यापारी, बिजनेसमैन उनमें, या जो सामाजिक रूप से अच्छे आर्थिक स्थिति में है, ठीक है, जैसे राजा महाराजा, इन सब में जो है, इन सब के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। दहेज मतलब वो शादी के दौरान या उसके बाद वधु पैतृक परिवार से जो धन संपत्ति अपने पति के घर लाती है, ठीक है। ये जो परंपरा थी ये राजा महाराजा, व्यापारी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, धनवान लोग, इन सब के द्वारा ये दहेज को शुरू किया गया था। इसकी मंशा ये थी सिर्फ और सिर्फ कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटियों को भी बराबरी का हिस्सा देना, तो पुत्रों के बराबर, सिर्फ इतना ही था। इसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसे समय बदला तो स्थिति ये हुई कि चलो ये थोड़ा मध्यम वर्ग की ओर भी बढ़ा। फिर इसमें क्या हुआ कि जो मध्य वर्ग है वो अपनी बच्चियों को इसलिए दहेज देता था कि उसमें थोड़ा ये था कि जो भी बच्चों को जो है, कौन इंतजार करा, बाहर इंतजार कर लूं। हाँ, तो इधर आ जाइए। आतंकवादी तो नहीं थे। तो शुरुआती दौर में अगर हम दहेज की बात करें तो राजा महाराजा, बिजनेसमैन, धनवान व्यक्तियों के द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया थी जिसकी मंशा क्या थी कि वो बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा देना, ठीक है। जैसे जैसे समय बदलता गया, दौर बदलता गया, तो ये प्रक्रिया थोड़ा मध्य परिवार की ओर भी बढ़ी। उसमें क्या किया गया कि जो लड़की है उसके गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए, जैसे आपने देखा, आप कुछ समय पहले की बात करें, अब की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ समय पहले की बात करें तो क्या है, माँ बाप वो घरेलू सामान
लड़की को देते हैं। घरेलू सामान मतलब वो गैस चूल्हा लेकर, रसोई के सामान से लेकर के जो उसके घर बसाने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें मिलती थी। यहाँ तक कि लोग भैंस वैंस भी दिया करते थे दहेज में। भैंस वैसे सुना कि नहीं? वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है दहेज में। यहाँ तक कि कुछ लोग जमीन भी दहेज में दिया करते, ट्रैक्टर भी जमीन में दहेज में, ट्रैक्टर जमीन ये सब चीजें। इसकी मंशा ये थी कि मतलब जो बेटी है उसके गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए ये माता पिता द्वारा दी जाने वाले एक परंपरा थी, अपनाई जाने वाली एक परंपरा थी, ठीक है। मगर दहेज का जो रूप है आज के समय की अगर बात करें तो आज के समय में दहेज का रूप एकदम बदल दिया गया। आज जो है जो कि अपनी मर्जी से दिया जाता था, इसमें क्या था, माँ बाप की मर्जी थी, माता पिता की, जो वधू के माता पिता है उनकी मर्जी होती, उनकी स्वेच्छा से होता था, उनकी इच्छा से चलता था कि हम इतना खर्च करेंगे शादी में, इतना देंगे, ठीक है। आज के टाइम में तो एकदम इसका विपरीत हो गया मामला। आज तो ये स्वेच्छा नहीं बल्कि जो वर है, लड़का है, उसके माता पिता के द्वारा बलपूर्वक अपनाई जाने वाली परंपरा हो गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो पूरी कैलकुलेशन बैठा के रखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पे हमने कितना खर्च किया, उसी के अनुपात में दहेज की मांग करनी है और बलपूर्वक करनी है, कोरियोरिस का पूरा इस्तेमाल करना है। तो दरअसल ये जो दहेज की परंपरा थी सदियों से चली आई, मगर इसके समय के अनुसार अलग अलग रूप हो गए। पहले स्वेच्छा से था दिया जाने वाला उपहार, अब बलपूर्वक लिया जाने वाला उपहार वर के द्वारा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे जो जितना शिक्षित है, जो जितना कामयाब है, जो जितना सफल है, उसको उतने ही अनुपात में दहेज मिलता है या वो उसको उतने ही अनुपात में दहेज की डिमांड करता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि एक जो गरीब फैमिली का बच्चा है तो उसकी शादी सामान्यतः नॉर्मल सस्ती हो जाती है, मतलब उस अनुपात में दहेज की प्रचलन नहीं होता है जिस अनुपात में मान लीजिए कि अगर आप में IAS IPS बने, सिविल सर्वेंट बने, तो आपको जो दहेज मिलेगा तो करोड़ों से नीचे बात होने वाली ही नहीं है। फ्लैट, प्लॉट, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, ये सारी चीजें मतलब प्लस नगद। आपने देखो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर कि मतलब लड़की से नगद कैश संभाला नहीं जा रहा है, इतना पैसा चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे आपको देखोगे कि एक तरफ लड़का बैठा है तराजू में और एक तरफ नोटों की गड्डियां। तो ये मानसिकता की तो बात है, जितने आप पढ़े लिखे, जितने शिक्षित हो, उतना ही आप दहेज की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आज के टाइम में क्या है, दहेज का एकदम रंग रूप ही पूरा बदल गया। तो दहेज नाम सुन के निगेटिविटी आ जाती है कि दहेज है, दहेज नहीं। दहेज का पहला मतलब असली वो तो जान लो क्या था। दहेज का मतलब सिर्फ इतना ही था कि शादी के दौरान हो या उसके बाद वधू जो है पैतृक परिवार से जो धन संपत्ति अपने पति के घर लाती है, मतलब अपनी स्वेच्छा से है, उसके माँ बाप की स्वेच्छा से, उस लड़की की स्वेच्छा से। इसमें कोई बल का इस्तेमाल नहीं था, कोई कोरियोलिस फोर्स एक्टिव नहीं था। ये तो मर्जी है, जितना वो अपने मनमर्जी से लेके आए हैं कोई दिक्कत नहीं, उसका सम्मान भी होता था। जैसे वो कन्यादान में स्पष्ट कर दिया, अगर उपहार लड़की को नहीं मिलता था तो वो कन्यादान अपूर्ण माना जाता था। तो कन्यादान का ये किस्सा। तो आप देखोगे कि जो दहेज की शुरुआती चरण था उसका रूप अलग था एकदम। अब वर्तमान सिचुएशन को देखें कि जो जितना व्यक्ति शिक्षित है, जितना पढ़ा लिखा है, जितना कामयाब है, सफल है, उसी अनुपात में वो कैलकुलेशन कर लेता है, गुणा भाग कर लेता है कि हमें इतना दहेज लेना है।
और उसके बावजूद भी हर संभव प्रयास करने के बाद जो लड़की के माँ बाप है दहेज देते भी हैं, तो उसके बाद भी ये ताना सुनने को मिलता है कि हमारी मन मर्जी के मुताबिक हमें मिला नहीं। उससे पहले वो रिश्ता आया था तो वहां कर लेते तो ठीक रहता। ये सब ताना सुनने को मिलता है कि वो गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब दे रहे थे, हमने तो इसलिए कर लिया कि लड़की जो है गाय है, गाय सुना होगा आपने स्लोगन, अरे वो लड़की है, वो कोई जानवर नहीं है। हाँ, बोला जाता है कि लड़की हमारी गाय है, और ऐसे माँ बाप भी कहते हैं, स्वीकार करते हैं। जो लड़की के माँ बाप वही बोलते हैं कि लड़की हमारी गौ है। अरे उसको लड़की रहने दो, उसको जानवर क्यों बना रहे हो? और फिर सोचो लड़कों, आपके सामने भी ये सवाल आएगा, आपकी शादी बेटा फिर लड़की से नहीं गाय से होगी। ठीक है। तो ऐसी मेंटेलिटी लेके, और मतलब इस वाक्य को अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे किसी लड़की से, अगर कोई बोलते कि गाय हो क्या, तो गुस्सा आ जाए कि क्या जानवर से तुलना कर रहे हैं। आपके माँ बाप बोलते हैं इस बात को, देखिए लड़की तो हमारी, मम्मी तो खास कर लड़की हमारी गौ है, आज तक किसी को मारा नहीं है। अरे जानवर थोड़ी ना है, उसको लड़की ही रहने दो, वो लड़की है तो। और इस चीज का जो है फिर वो लड़के बोलते हैं कि देखिए हमने तो इसी आधार पे शादी कर ली थी, हमने दहेज की डिमांड नहीं की थी, और 20-25 लाख 50 लाख ले भी लिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने तो डिमांड की ही नहीं थी, अगर तुमसे ना करते किसी और से कर लेते तो बेहतर रहता, वहां पैसा ज्यादा मिल जाता। तो वर्तमान समय में इसके अलग अलग रूप हो गए। तो दहेज का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि किसी को टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, तो स्वेच्छा से दिए जाने वाला, वधू के परिवारजनों द्वारा, परिवार के द्वारा दिए जाने वाला वर को स्वेच्छा से दिए जाने वाले वो धन संपत्ति थी, या स्वेच्छा से वो वधू लेकर के आती थी अपने पैतृक परिवार से वर के या अपने पति के घर। उसमें कोई बल का इस्तेमाल नहीं था, मगर जैसे जैसे समय बदलता गया वो बलपूर्वक दहेज की डिमांड रखी गई और दहेज का रूप ही बदल दिया गया। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं सिविल सर्वेंट बनने के बाद में दहेज मांगेंगे, डिमांड रखेंगे कि हाँ डिमांड रखी जाएगी? ऐसे में अलग अलग जो है अपराध भी सामने आए। जैसे मान लीजिए, तो फिर मेंटेलिटी लोगों की ये भी हो गई कि अगर हम लड़की पैदा करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा, और लड़का होगा तो दहेज आएगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जो कन्या भ्रूण हत्या है, इन अपराधों को भी बढ़ावा मिला। और सोच के देखिए कि आज के समय में तो दहेज की जो बात करें तो दहेज का मतलब ही कुछ बदल गया। तो ऐसे में जो माँ बाप हैं लड़की के, उन पर कितना दबाव बन जाता है, और दबाव वो शादी से पहले और शादी की बाद लड़की की वो बराबर रहता है, या उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। ऐसा नहीं कि शादी से पहले लड़की के माँ बाप पे दबाव नहीं रहता है। तो इसके दहेज के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनके प्रभाव इफेक्ट की बात देख कर लेंगे। ठीक है। तो आज जो है फिलहाल हमने दहेज को डिफाइन कर लिया। ठीक है, दहेज को डिफाइन कर लिया, दहेज क्या होता है और कन्या दान क्या होता है और वरदक्षिणा क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है, कल जो है हम दहेज के प्रभाव के बारे में देख लेंगे और दहेज को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उनके बारे में बात कर लेंगे और आपसे सुझाव भी मांगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए